हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मॉन्क एजुकेशन। मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बीएचयू। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे सवाल आते हैं, बी इट जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, बिटसैट, कोई भी एग्जाम ले लो, इससे सवाल आने ही आने हैं। और अगर आप लोगों ने कभी भी मेटलर्जी को पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसे याद करना रहता है और ये रिएक्शंस को याद करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली जो मेटलर्जी का सीक्वेंस ही होता है वो किस सीक्वेंस में होता है यही याद करना काफी ज्यादा टफ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि मेटलर्जी का सीक्वेंस क्या होता है। इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड किया है और वो सब्सिक्वेंटली इस चैनल पे ही अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के अपने वीडियो में हम लोग जो जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो ये है, कॉमन स्टेप्स फॉलोड इन मेटलर्जी। ठीक है, तो कौन कौन से कॉमन स्टेप्स मेटलर्जी में फॉलो किए जाते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसेंट्रेशन ऑफ पाउडर्ड ओर और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप होता है चेंज इनटू ऑक्साइड ऑफ कंसेंट्रेट ओर, इसे हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग भी कहते हैं, इसे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और यहाँ पे जितने भी रिडक्शन स्टेप है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये सारे के सारे मैंने एनलिस्ट किए हैं। ठीक है, और रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ये फाइनल स्टेप होता है जहां पे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो हम प्रोसेसेस यूज करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल, सिर्फ इतने ही नहीं होते और भी होते हैं, तो उसे हम लोग आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग पे बढ़ते हैं। सो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, एज द नेम सजेस्ट, अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा क्रश करें, मतलब अगर हमारे पास एक कोई भी सब्सटेंस है, इसे हम इसके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसे हम कहेंगे क्रश करना उसे। ठीक है, या ग्राइंड करना। तो हम लोग किस चीज को यहाँ पे क्रश कर रहे हैं या किस चीज को ग्राइंड कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे ओर को क्रश कर रहे हैं। ठीक है, अब ओर क्या होता है? ठीक है, तो naturally occurring substances from which extraction of metal is beneficial and convenient. These substances are known as ore. तो यहाँ पे दो keywords हैं, beneficial and convenient. ठीक है, सो बेनिफिशियल होना चाहिए उसका एक्सट्रैक्शन और कन्वीनियंट होना चाहिए। अगर बेनिफिशियल और कन्वीनियंट नहीं होगा तो वैसे चीजों को हम लोग कहते हैं मिनरल। ठीक है, तो मिनरल्स आर दोज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन बेनिफिशियल या कन्वीनियंट नहीं है या दोनों ही नहीं। ठीक है, तो वो सारे सब्सटेंसेस मिनरल होते हैं। अब जैसे हमें एक ओर मिला, सपोज ओर है तो एक पत्थर ही, बड़ा सा रॉक, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारे मेटल्स के और मतलब बहुत सारे मेटल्स हमें पाए जा सकते हैं। सपोज इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, एचजी है, मरकरी है, बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा एक जो मेटल है वो काफी हाई कंसेंट्रेशन में पाया जा रहा है, वो ये बात डिसाइड करेगा कि ये और कौन से मेटल का। सपोज इसमें एयू मतलब जो गोल्ड है ये काफी हाई कंसेंट्रेशन में, जिसे हमें निकालना और एक्सट्रैक्ट करना कन्वीनियंट है, तो इस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ओर ऑफ गोल्ड। ठीक है, एंड दिस कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज मिनरल ऑफ गोल्ड, एजी, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी। ठीक है, ये इन तीनों ही कंपोनेंट्स का मिनरल है, लेकिन ये और सिर्फ गोल्ड का है क्योंकि इसमें से गोल्ड को निकालना कन्वीनियंट भी है और बेनिफिशियल भी है। ठीक है, मतलब आसान भी है और हमें इससे लाभ भी होगा, मतलब इससे हम कुछ पैसे भी बना पाएंगे। ओके, तो इसमें अब एक और जो चीज नोट करने वाली है, क्योंकि इसमें से हमें जो काम की चीज मिल रही है ये है एयू मतलब गोल्ड, तो इसमें जो एजी मतलब सिल्वर और मरकरी है तो ये इसके इम्प्योरिटीज हो जाएंगे। ठीक है, और इन इम्प्योरिटीज को ही हम लोग कहते हैं गैंग। तो ये जो मेरा एक एग्जांपल है ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, क्योंकि जो एजी और एचजी जैसे मेटल्स हैं ये बहुत कम ही बार इम्प्योरिटीज के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओर एंड मिनरल एंड गैंग ऑफ कोर्स।
ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ओर, गैंग और मिनरल में जो डिफरेंस होता है ये पता चला होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं स्टेटमेंट बताता हूँ कि एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर बट एवरी ओर इज अ मिनरल। कैसा स्टेटमेंट है ये? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि जो सारे के सारे ओर होते हैं वो मिनरल तो होते ही हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे मिनरल से जो मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो कन्वीनियंट और बेनिफिशियल नहीं हो सकता। अब इसी ओर को अगर हम लोग क्रश करें और ग्राइंड करें तो ये पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि इस ओर की सरफेस एरिया बढ़ गई, ठीक है, और रिएक्टिविटी भी बढ़ गई। ठीक है, इसको हमने जब क्रश किया तो ये पाउडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इसके वजह से जो सरफेस एरिया था वो एक पूरे सॉलिड, मतलब एक पूरे स्फेरिकल रॉक या फिर कोई रैंडम शेप के रॉक से ज्यादा बड़ा पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो इसमें इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो हम लोग जानते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जो हमें फर्दर स्टेप्स में इसका जो रिएक्शन करवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से हम लोग क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। एक और जरूरी बात, हम लोग क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते कहाँ पे? हम लोग क्रशिंग और ग्राइंडिंग स्टैंप मिल में करते हैं। स्टैंप मिल, ठीक है। तो हमने क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे इसको हमने कवर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर, जो कि है हमारा सेकेंड स्टेप। सो कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन ऑफ ओर को हम लोग दो मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड। ठीक है, जो फिजिकल मेथड है ये फर्दर ऑन तीन सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है: ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, जो ग्रेविटी सेपरेशन होता है ये बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए मेथड किया जाता है जिसमें जो इम्प्योरिटी होता है वो लाइटर होता है और जो ओर होता है वो हेवियर होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर करिएगा कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड ओर कहा है, ऑक्साइड ओर्स नहीं कहा है। तो जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होता है ये ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फेट के ओर्स एक्सेट्रा, ये सारे ओर्स को हम लोग ऑक्सीडाइज्ड ओर्स कहते हैं। तो दो कंडीशन है जिसमें हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन यूज करते हैं। पहला कंडीशन ये कि वो ऑक्सीडाइज्ड ओर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये कि उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो लाइटर होनी चाहिए और जो ओर है वो हैवियर होना चाहिए। तब हम लोग इसके लिए करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। अगला जो मेथड है यह है फ्रॉथ फ्लोटेशन, और उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसे हम लोग सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। एंड जो केमिकल मेथड है इसे हम लोग कहते हैं लीचिंग। ठीक है, लीचिंग इज द केमिकल मेथड फॉर कंसेंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ एन ओर। फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग यूज करते हैं बेयर्स प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में, मतलब बेयर्स प्रोसेस में, हम लोग लीचिंग को काफी डिटेल में देखेंगे कि लीचिंग क्या होता है, लीचेंट क्या होता है, कब यूज करते हैं, उसका रिएक्शंस क्या होता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये मैग्नेटिक सेपरेशन के पूरे प्रोसेस को बहुत कन्वीनियंटली एक्सप्लेन करता है। इस प्रोसेस को, मैग्नेटिक सेपरेशन को हम लोग तब यूज करते हैं जब ओर या गैंग, इन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो। ये हो गया केस नंबर 1। और जो केस नंबर 2 है ये इसका वाइस वर्सा, कि जो ओर है ये नॉन मैग्नेटिक हो और जो गैंग है ये मैग्नेटिक हो। तो इन दोनों ही केसेस के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज करते हैं। अब एक बार इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं जो ये एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है। ठीक है,
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, 4 एग्जाम्पल्स आते हैं कि किस किस में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एक बार डायग्राम को पहले देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें 2 रोलर्स लगाए हुए हैं, बेसिकली एक कन्वेयर बेल्ट की तरह ही है। यहाँ से हमने ओर को पुट किया, मतलब जो हमारा क्रश्ड ओर था, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में जो ओर था, इसे हमने यहाँ पे पुट किया। और यहाँ पे जो ये व्हील है ये मैग्नेटिक है और ये नॉन मैग्नेटिक होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ओर है ये आगे की तरफ बढ़ेगा और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है यहाँ पे आने के बाद ये इस रोलर से चिपक जाएगा। ठीक है, इस रोलर से चिपक जाएगा और कुछ दूर तक यहाँ तक आएगा, और उसके बाद जो ग्रेविटी का फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, और उसकी वजह से ये इस वाले कंटेनर में कलेक्ट होते जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो इस रोलर से नहीं चिपकेगा और वो डायरेक्टली इस वाले कंटेनर में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1, कैसेटराइट ओर, SnO2, टिन स्टोन भी इसे हम लोग कहते हैं, टिन स्टोन या कैसेटराइट ओर। ठीक है, तो ये इसका नाम है, और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है ये होती है वुल्फ्रामाइट, FeMnWO4। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये कि ये जो SnO2 है ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है। और यहाँ पे जो वुल्फ्रामाइट है ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये था इसका सबसे पहला एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये है कि जो SnO2 है वो इस कंटेनर में आके कलेक्ट हो जाएगा और वुल्फ्रामाइट इस कंटेनर में आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी नोट करना। अब यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल को नोट करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का। ये है पायरोलुसाइट ओर, MnO2। ठीक है, और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ये कुछ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज का मिक्सचर भी हो सकती है। ठीक है, तो और ये जो पायरोलुसाइट ओर है ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो पायरोलुसाइट ओर प्लस उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसमें कुछ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज पाई जाती है, और हम लोग उसको मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू कंसेंट्रेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो पायरोलुसाइट ओर है वो अगर इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा तो वो इस कंटेनर में आके गिरेगा, और जो उसकी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है इस कंटेनर में आके गिरेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा एग्जाम्पल है उसे भी हम लोग नोट करते हैं, और ये है क्रोमाइट ओर का। और अगर इसका हम लोग फॉर्मूला नोट करें तो ये होता है FeCr2O4। ठीक है, और इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं FeO.Cr2O3। इन दोनों ही फॉर्मेट्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमें रिएक्शन बेसिकली देखनी रहती है तो हम इसे अगर सेकंड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो हम आसानी से इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, अगर इसका रिएक्शन हम किसी बेस या एसिड के साथ कराते हैं तो। ठीक है, और ये जो ओर होता है ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है, और इस ओर में पाई जाती है कुछ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, जस्ट लाइक पायरोलुसाइट। ठीक है, और इसको भी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन की मेथड से कंसेंट्रेट कर सकते हैं। अब जो फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल होता है ये है आयरन के ऑक्साइड के ओर्स, मतलब Fe2O3 एंड Fe3O4। मतलब हेमाटाइट और मैग्नेटाइट।
हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इन दोनों ओर्स के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं, और इसमें भी जो इम्प्योरिटीज होती है ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होती है। ठीक है, मतलब इसके ओर्स में ही कुछ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है जिसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से रिमूव करते हैं। ये थे इसके चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और इसमें जो एक बात जो ध्यान रखने वाली है और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है ये होता है कैसिटराइट का, क्योंकि इसमें जो कैसिटराइट ओर है ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, और इसमें जो वुल्फ्रामाइट इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन या पेनिफिकेशन ऑफ ओर की तरफ, और ये मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक है, अब ये भी मेथड जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इसका जो मैकेनिज्म है इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमसे पूछा जाता है। इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है वो हमसे पूछी जाती है, जैसे कलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, इसके बाद एक्टिवेटर क्या होता है, डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमसे पूछे जाते हैं, और उसके बाद कि ये सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट आता है कि ये किस टाइप के ओर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किया जाता है। तो ये बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड ओर्स में भी कौन सा, पीबीएस, गैलेना। गैलेना के लिए ये जो प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। और इसमें भी अब एक वेरिएशन आता है कि अगर हमने दो सल्फाइड ओर्स को साथ में रख लिया तो फिर क्या होगा। मतलब अगर पीबीएस को सपोज हमने जेडएनएस के साथ फ्रॉथ फ्लोटेशन में यूज किया तब क्या होगा, कौन सा फ्रॉथ फॉर्म करेगा, कौन सा बाद में फ्रॉथ फॉर्म करेगा, एंड सो ऑन। ये सारे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस सारे सवालों को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो ये प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है इससे हम नोट करते हैं, ये है प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर एंड impurities by pine oil and water respectively। ठीक है, तो ये इसका जो प्रिंसिपल है ये है प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज बाय पाइन ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो जो पाइन ऑयल होता है ये बेसिकली ओर्स को जाके वेट करता है, और जो वाटर होता है ये इम्प्योरिटीज को जाके वेट करता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो पाइन ऑयल है ये जब ओर को वेट कर देता है तो ये जो नया जो मतलब ओर और उसका पाइन ऑयल का लेयर है ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक हो जाता है, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ राइज करता है। ये राइज कैसे करता है, तो ये एयर से अटैच करके करता है। तो इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम लोग ये चीजें याद कर लें कि ये होते क्या है और इनका यूज क्या है, तो हम लोग को बहुत आसानी से इस प्रोसेस को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कलेक्टर्स देखते हैं। तो कलेक्टर्स आर सब्सटेंसेस विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ओर टू एयर बबल्स इन फ्रॉथ। ठीक है, तो कलेक्टर्स जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एयर बबल से ये जो सल्फाइड ओर है उसे अटैच करने में हेल्प करता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं फैटी एसिड्स, xanthate, xanthates में बेसिकली सोडियम इथाइल xanthate को ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
एंड पाइन ऑयल। ठीक है, तो इसको अब याद कैसे रखना है, तो एक छोटा सा न्यूमोनिक जिसे मैंने याद रखा था, इसको मैं ऐसे याद रखता था, POCFAX, एक वर्ड जैसा बन जाता है, POCFAX, पॉक फैक्स। ठीक है, तो इसमें P जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पाइन, O रिप्रेजेंट करता है ऑयल, ठीक है, C रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर्स, F और A ये रिप्रेजेंट करता है फैटी एसिड, और X रिप्रेजेंट करता है xanthate, बेसिकली सोडियम इथाइल xanthate। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे याद कर लिया था। अब बढ़ते हैं आगे, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि वो सारे सब्सटेंस जो फ्रॉथ फॉर्मेशन के बाद उसे स्टेबलाइज होने में या स्टेबलाइज रखने में मदद करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। इसमें जो सब्सटेंस यूज होते हैं ये होता है क्रिजोल एंड एनालीन। ठीक है, और इसमें सिर्फ दो ही चीजें, इसे बेसिकली किसी न्यूमोनिक से हम याद नहीं रखना चाहिए, हम लोग इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर याद करने में दिक्कत है, याद रखने में दिक्कत है, तो हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कैफ्स, CAFS, जैसे कैब्स होता है वैसे ही एक दूसरा वर्ड कैफ्स। तो इसमें जो C है ये क्रिजोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, A जो है ये एनलीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और FS ये जो है ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स है, ये न्यूमोनिक हमें बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबलाइजर्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। अब यहाँ पे जो दूसरे दो चीजें हैं ये है एक्टिवेटर एंड डिप्रेसेंट। जो एक्टिवेटर होता है ये होता है CuSO, कॉपर सल्फेट, और जो डिप्रेसेंट होता है ये होता है NaCN। ठीक है, तो अब हम लोग इस पूरे जो प्रोसेस है इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे चीजें मतलब फैटी एसिड, xanthate, पाइन ऑयल, क्रिजोल, एनलीन, वाटर, सभी के सभी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें हमने एक सल्फाइड और को डाला, जैसे PBS को ही हमने गैलेना को ही इसमें पुट किया, तो ये क्या होगा, पाइन ऑयल इसको वेट कर देगा और इसकी जो इम्प्योरिटीज है इसको वाटर वेट कर देगा, और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक स्ट्रीम ऑफ एयर को पास करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ एयर को पास करने से क्या होगा कि एयर बबल्स फॉर्म होंगे, एयर बबल्स, और क्या होगा कि ये जो PBS है, मतलब ये जो मतलब जो पाइन ऑयल से पूरा वेटेड है, ये इस एयर बबल्स के थ्रू के सरफेस पे स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टिक करने में क्या हेल्प करेगा, सोडियम इथाइल xanthates। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा और फ्रॉथ के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, और इसको फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स फ्रॉथ की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो होते हैं क्रिजोल और एनलीन। तो ये है पूरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर गैलेना। अब हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जहां पे एक्टिवेटर्स और डिप्रेसेंट दोनों का रोल है। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जहां पे मेटलर्जी में रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे PBS एंड ZNS, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हर बुक में मिल जाता है। ठीक है, गैलेना एंड जिंक ब्लेंड, ये दोनों जब हमारे पास इस पूरे जो हमारा जो कंटेनर है इसमें प्रेजेंट होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे कि हमें PBS का फ्रॉथ मिल जाए एंड ZNS का फ्रॉथ मिल जाए, और वो कब मिलेगा, कौन सा पहले मिलेगा, कौन सा बाद में मिलेगा, वो सारे को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट है, तो एक साथ हम लोग दोनों चीज का फ्रॉथ बना भी लें तो उसे अलग करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सल्फाइड और की वेटिंग प्रॉपर्टी को हम लोग इंक्रीज करते हैं और एक की वेटिंग प्रॉपर्टीज को हम लोग डिक्रीज करते हैं। अब इसे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं NaCN, और इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेसेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो ये जो NaCN है ये अब ZNS से रिएक्ट करेगा या PBS से रिएक्ट करेगा या दोनों से रिएक्ट करेगा। आप इसका आंसर सोचिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए और उसके बाद इसको वापस से प्ले करिए। तो जो NaCN है ये
ZnS के साथ रिएक्ट करेगा, और ZnS के साथ इसीलिए रिएक्ट करेगा क्योंकि जिंक की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जब जिंक साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्योंकि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए ये रिएक्ट करता है ZnS के साथ, ना कि PbS के साथ। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये है ZnCN4 2- और PbS एज इट इज मीडियम में रहता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल इन नेचर होता है, तो जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और जो PbS है ये हमें फ्री फॉर्म में पूरे मीडियम में मिल जाता है। अब यहाँ पे जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया कि हम जो पाइन ऑयल ऐड करेंगे वो PbS को वेट करेगा, फिर एयर का कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करेंगे, एयर बबल्स का फॉर्मेशन होगा, PbS उसे चिपकेगा, ऊपर आएगा, फ्रॉथ फॉर्मेशन होगा और हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि क्या हम कभी फिर जिंक को यहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। अब यहाँ पे रोल आएगा एक्टिवेटर्स का। जब यहाँ पे पूरा फ्रॉथ बन चुका होगा PbS का, जब हम लोग ने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ZnCN4 2- का, इसे हम लोग रिएक्ट कराएंगे CuSO4 के साथ। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि जो Cu है और Zn है दोनों तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो कॉपर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ जिंक, क्योंकि इसमें कॉपर के लिए जो फाई वैल्यू वो ज्यादा होती है और जिंक के लिए रिलेटिवली कॉपर से कम होती है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो CuCN4 3- और साथ ही साथ ZnS हमें मिल जाएगा। अब ये जो ZnS है इसे हम फिर से जो हमने PbS के लिए प्रोसेस किया था वो हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। मतलब फिर से इसमें पाइन ऑयल का जो मीडियम में पाइन ऑयल क्योंकि है, तो पाइन ऑयल से ये वेट हो जाएगा, उसके बाद एयर बबल्स का मतलब कंप्रेस्ड एयर का हम लोग सप्लाई करेंगे, एयर बबल से ZnS स्टिक कर जाएगा और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ राइज करेगा, फ्रॉथ फॉर्मेशन होगा और हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस फ्रॉथ फ्लोटेशन का। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो आप यहां तक के कोई भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोगों को चेंज ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पे अपना डाउट पोस्ट करें और मैं उसका आंसर वहीं पे आप लोगों को दे दूंगा। चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वाया मैसेज। हमारा इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है ये है monk_education। ठीक है, और एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि क्योंकि जेईई मेंस और नीट के जो एग्जामिनेशन है काफी पास आ चुके हैं, तो मैं और मेरी टीम जो है ये इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसपे हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं उस पे हर दिन एक वीडियो बना के पोस्ट करते हैं, तो वहां से आप लोग इसको फॉलो अप कर सकते हैं और अपने जो आपके रैंक है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।